हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में जब दो या दो से अधिक ग्रह युति बनाते हुए किसी योग का निर्माण करते हैं तो उनकी अच्छे फलों को देने में उन ग्रहों की डिग्री की क्या भूमिका होती है, किस कंडीशन में वो बहुत अच्छे फल दे पाते हैं। देखिए, गुरु चंद्रमा का एक साथ बैठना गजकेसरी योग, सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग, मंगल चंद्र की लक्ष्मीपति योग, ऐसे बहुत से योग जो है वो कुंडली में इन ग्रहों की युति से बनते हैं। ऐसी कंडीशन में इन ग्रहों की युति से बनने वाले इन योगों का फल कितना अच्छा मिलेगा, इनकी ग्रह दशा अंतरदशाओं में इन ग्रहों की कितना शुभ फल मिलेगा, इसमें इन ग्रहों की डिग्री बहुत मायने रखती है। यानी दो ग्रह जो यह योग बना रहे हैं वे डिग्री वाइज किस कंडीशन में है, बाल्यावस्था में है या वृद्धावस्था में है, फिर वह दोनों ग्रह युति में डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में है या बहुत दूरी पर है, यानी उन दोनों ग्रहों की डिग्री का अंतर कितना है, ये सब चीज़ें मिलकर उस ग्रह योग की जो है वो शुभ परिणामों को निश्चित करती है। अब जैसे मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है, चंद्रमा बहुत योग कारक ग्रह है, साथ ही साथ गुरु भी बहुत योग कारक ग्रह है। गुरु चंद्र की युति केंद्र त्रिकोण भाव में हो जाए तो गजकेसरी योग बन जाएगा। इस चीज़ को नहीं नकारा जाएगा कि गजकेसरी योग बनानी है, गजकेसरी योग बन जाएगा, लेकिन वह गजकेसरी योग कितना प्रभावशाली रहेगा उसके लिए देखा जाएगा कि उस ग्रह की, दोनों ग्रहों की डिग्री वाइज वो किस कंडीशन में है और दोनों ग्रहों की क्लोज कंजंक्शन में वो डिग्री को देखा जाएगा कि दोनों ग्रह जो है वो डिग्री वाइज कितने क्लोज कंजंक्शन में है। जैसे कि अगर चंद्रमा जो है वो 15 या 16 डिग्री पर है और गुरु जो है वो 20-22 डिग्री पर तक में है तो दोनों का जो है क्लोज कंजंक्शन माना जाएगा और ऐसे में वह बना हुआ गजकेसरी योग अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को बहुत शुभ परिणाम देने के काबिल होगा। लेकिन अगर चंद्रमा मान लीजिए शुरुआती अंशों में जैसे 4 या 5 डिग्री पर है और गुरु जो है वो 28 या 29 डिग्री पर है तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा बाल्यावस्था में माने जाएंगे, गुरु बहुत वृद्धावस्था में माने जाएंगे और दोनों ग्रहों को की युति से बनने वाले इस योग गजकेसरी योग में दोनों ग्रहों की जो डिग्री वाइज जो है अंतर बहुत हो जाएगा। चंद्रमा का 4-5 पे होना और गुरु का 28-29 पे होना दोनों ग्रहों की डिग्री वाइज दूरी को बताता है, जिस वजह से वह योग जो है गजकेसरी योग निष्प्रभावी माना जाएगा, यानी इतना अच्छा फल देने वाला नहीं माना जाएगा, बहुत पावरफुल रिजल्ट देने वाला नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भले ही वह कितने भी योग कारक ग्रह हैं, किसी भी शुभ भाव में, कितनी भी उच्च स्थिति में, बली अवस्था में, यानी अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में स्थित हो, फिर भी यह योग इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ग्रह की डिग्री, उसका अंश बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये तो बात हुई ग्रह की युति से बनने वाले शुभ योगों में डिग्री की इम्पोर्टेंस। साथ ही साथ 5 ग्रह ऐसे हैं जिसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये केंद्र भाव में अपनी स्वराशि उच्च राशि में स्थित हो जाए तो पंचमहापुरुष योग बनाते हैं और एक केंद्र भाव में दो ग्रह एक साथ एक राशि में पंचमहापुरुष योग बना सकते हैं। जैसे कि शनि और शुक्र दोनों कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो तुला राशि में तो शुक्र जो है वो अपनी स्वराशि तुला में आने की वजह से मालव्य नाम का योग बनाएंगे, तो शनि अपनी उच्च राशि तुला में आकर शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में इन दोनों से बने हुए पंच महापुरुष योग तभी प्रभावशाली और पावरफुल माने जाएंगे जब इनकी डिग्री बहुत अच्छी होगी, यानी डिग्री वाइज ये बाल्यावस्था में यानी शुरुआती अंशों में 0 से 5-6 डिग्री तक ना होकर और वृद्धावस्था में जैसे कि 26, 27, 28, 29 डिग्री के ना होकर बीच की डिग्री जो है एक पावरफुल कंडीशन में होंगे, तभी यह योग प्रभावशाली माने जाएंगे। तो ये तो बात हुई शुभ योगों में डिग्री की इम्पोर्टेंस। साथ ही साथ अशुभ योगों में भी डिग्री की इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि कोई राहु चंद्र का ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य चंद्र का अमावस्या दोष बन रहा है और इसके साथ साथ शनि चंद्र का विषयोग बन रहा है, कोई भी अशुभ योग अगर निर्माण हो रहा है कुंडली में तो ऐसी स्थिति में उन दोनों ग्रहों की, उस अशुभ योग को बनाने वाले दोनों ग्रहों की डिग्री डिफरेंस को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए राहु 0 से 2 डिग्री पर है या चंद्रमा जो है वो 25-26 डिग्री के आसपास है, तो दोनों का जो है राहु और चंद्र का जो है वो डिग्री वाइज बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, जिस वजह से वह ग्रहण योग वह कुंडली में प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में उस अशुभ योग के जो है दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो डिग्री का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी शुभ और अशुभ योग की ओर से मिलने वाले रिजल्ट्स को लेकर।
अब बात करें कि कोई शुभ योग अपना फल डिग्री वाइज कमज़ोर होकर या क्लोज कंजंक्शन में आकर नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। कुंडली के शुभ और योग कारक ग्रह हैं, अपनी भाव से जुड़े अच्छे फल दे पाएँ, अपनी कारक अवस्था के अनुसार अच्छे फल दे पाएँ। इसके लिए उन शुभ योगों को फलित करने के लिए उनसे जुड़े हुए जो है उस ग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति को अपने लग्न कुंडली के अनुसार रत्न धारण करने चाहिए या पाठ पूजा भी की जा सकती है। लेकिन कुंडली का कोई कारक ग्रह ना हो तो ऐसी कंडीशन में उसके रत्न धारण नहीं करने चाहिए, उसमें फिर पाठ पूजा या दान पुण्य ही करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी जाती हैं कुंडली में बन रहे शुभ योगों को लेकर, उनसे मिलने वाले परिणाम को लेकर। नहीं तो ज़्यादातर लोग इसीलिए ऐसे कह देते हैं कि हमारी कुंडली में तो गजकेसरी भी बन रहा है तब भी हमें अच्छा फल नहीं मिला, हमारी कुंडली में तो बुधादित्य योग भी बन रहा है, कुलदीपक योग भी बन रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा फल नहीं मिला। तो उसके पीछे का कारण जो होता है, ये सब पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आने वाली लाइफ में, जीवन में जो दशाएं चल रही हैं, किसी ग्रह की जो योग बना रहे हैं, उसके शुभ परिणामों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आपकी कुंडली में भी किसी तरह का कोई शुभ योग बन रहा है तो उसके फल अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसके कुछ कारण जो है वो मैंने आपको बताए। आप अपनी कुंडली में ग्रह योगों को समझते हुए उपायों को अपना सकते हैं। मुझसे अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिंक भी दिए गए हैं जहाँ पर आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं कॉल पर। इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ, वीडियोस के साथ मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।